दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। पहले पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार क्या होता है, फिर बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। पहले हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, उसके बाद हम लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पर है और इसका क्या स्थान है, इसके बारे में बताना है, वर्णन करना है। ठीक है, हम पहले आपको अपने भाषा में बताते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और आपको लिखना किस तरह से है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होता है, वह अधिकार होता है जो किसी भी देश में संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, किसी भी देश में संविधान के द्वारा जो अधिकार नागरिकों को दिया जाता है वो मौलिक अधिकार कहलाता है। और मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अच्छे से स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सके, समानता के साथ, इज्जत के साथ अपना जीवन को जी सके। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है, संरक्षण करने का काम वो न्यायालय करता है। अगर किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, संस्था या फिर संगठन के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन किया जाता है, तो इसके बारे में अपील कर सकते हैं आप सीधा हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ परिचय। परिचय को हम लोग समझते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। लिखा है कि मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होते हैं। ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का जीवन जीने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारशिला होता है। ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का जीवन जीने के लिए प्रदान किए जाते हैं, ताकि नागरिक जो है स्वतंत्रता, समानता और इज्जत के साथ जी सके, गरिमा के साथ जी सके। ठीक है, आगे लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विशेष महत्व है क्योंकि वे नागरिकों को सरकार के निरंकुश शासन से बचाते हैं और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करते हैं। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विशेष महत्व है क्योंकि वह नागरिकों को सरकार के निरंकुश शासन से बचाता है और उसके समग्र विकास को सुनिश्चित करने का काम करता है। कौन? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये हो गया परिचय। परिचय के बाद हम लोग जानते हैं इसकी परिभाषा को। परिभाषा सेम उसी तरह से लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया अपने भाषा में, तो परिभाषा को आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मौलिक अधिकारों की परिभाषा है ये। ठीक है, लिखा यह है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किए जाते हैं और जिन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किए जाते हैं, दिया जाता है। ठीक है, और जिन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है और जिन अधिकारों को न्यायालय के द्वारा संरक्षित किया जाता है। आगे लिखा है कि यदि सरकार या कोई अन्य संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सेम वही बात कहा गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं या फिर ये भी अपनी भाषा में लिखा हुआ है, ये हम लिख के लाए। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं इसके अगले पार्ट को। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वही लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन। अब हम थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड के तौर पर समझाएंगे, उसके बाद इस चीज़ को हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकारों का बात किया गया था। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए थे लेकिन फिर बाद में जो 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, 7वां अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अभी ये 301 के तहत कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, तो अब जो है भारतीय संविधान में मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हुए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, कितना बच गया? 6 मौलिक अधिकार बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो 6 मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में बताया गया है। अनुच्छेद का अगर बात करें तो ये 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक बताया गया है। ठीक है, लिखा हुआ है वहाँ पर। इसको मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकार इसको कहा जाता है। इसी को हम लोग आगे और डिटेल में जानेंगे। 6 का 6 जो प्रमुख मौलिक अधिकार है उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये समझते हैं इस चीज़ को। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 6 प्रमुख मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसमें बताया गया है। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये एक नंबर में क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि मौलिक अधिकार कितने भाग में? तो भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेद कितना है? तो 12 से लेकर के 35 तक।
अनुच्छेद 12 में बताया गया है परिभाषा को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 जो है उसमें परिभाषा को बताया गया, मौलिक अधिकार के परिभाषा को बताया गया है। अनुच्छेद 13 जो है उसमें अल्पीकरण है, ठीक है, अल्पीकरण है। अनुच्छेद 13 का काम इतना है कि कोई भी अगर कानून बनता है तो वो जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके खिलाफ ना हो, ठीक है। तो ये देखना किसका काम है, अनुच्छेद 13 का, जिसमें लिखा गया है अल्पीकरण, ठीक है। तो अल्पीकरण का मतलब है कि कोई भी कानून जब बने तो वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ ना हो, और अगर कोई खिलाफ होता है तो यहाँ पे आकर वो जीरो हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, वो कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कहा गया अगर वो नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ ना हो तभी वो लागू हो सकता है, अगर खिलाफ होगा तो वो लागू नहीं होगा। वही बताया गया अनुच्छेद 13 में। तो ये 13 तक हो गया। उसके बाद अब यहाँ से जो 6 प्रमुख मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यह सबसे पहला जो है वो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें हम लोग जानेंगे समानता का अधिकार, जिसको राइट टू इक्वालिटी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार, इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए उसको हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद को एक बार देख लीजिए, 14 से लेकर के 18 तक इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें, यह अधिकार देश के सभी नागरिकों को समान अवसर और समान व्यवहार की गारंटी देता है। इसमें शामिल प्रावधान, क्या बोला जा रहा है कि यह जो अधिकार है वो देश के सभी नागरिकों को समान अवसर और समान व्यवहार की गारंटी देता है। इसमें शामिल क्या क्या प्रावधान है उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसमें 14 से लेकर के 18 तक बात किया गया तो सभी को हम लोग समझेंगे। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है। तो कानून जो भी है वो सभी के लिए बराबर होगा, सभी कानून समान होंगे, ठीक है। कानून की नज़र में सभी समान होंगे। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी भी लिंग या फिर जन्म स्थान कहीं भी हो, उसके आधार पर भेदभाव करना यहाँ पर प्रतिबंध है। ये किसके अंतर्गत कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना निषेध है, ठीक है। इस तरह से आप समझिए, ये कहा गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार या फिर लोक नियोजन की समानता। कहीं भी अगर रोजगार का व्यवस्था है या फिर रोजगार देने का बात किया जाए तो सभी में रोजगार बराबर हो, और अगर लोक नियोजन, अगर सरकारी नौकरी का बात हो तो सभी को उसमें आने का मौका मिले, सभी को बराबर बराबर समानता मिले, सभी को बराबर अधिकार मिले। तो ये है अनुच्छेद 16 में, ठीक है। 17वां जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो छुआछूत है उस किया गया है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो छुआछूत था उसको पूरी तरह से खत्म करने का बात इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन मतलब जो उपाधि पहले हुआ करते थे, जैसे कि नाइटहुड या फिर राय बहादुर, सर, इस तरह से जो कई सारे उपाधियां हुआ करता था तो उसको हटा दिया गया है। उपाधियों का उन्मूलन का बात कहा गया है किसमें, अनुच्छेद 18 में। तो ये आप यहाँ पर जो भी देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप जो भी देख पा रहे हैं 14 से लेकर के 18 तक, ये सिर्फ समानता का बात करता है। 14 से 18 तक जो मौलिक अधिकार में दिया गया अनुच्छेद है वो सिर्फ समानता के बारे में बात करता है कि सभी जो नागरिक है वो समान है और सभी को बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये समानता का बात करता है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक कहा गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें कहा गया है कि यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र रूप से सोचने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें शामिल प्रावधान क्या क्या है उसको देखते हैं। ये जो अधिकार है ये क्या कहता है, तो स्वतंत्र रूप से सोचने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 में लिखा है अभिव्यक्ति, ठीक है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया गया है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बात करना, अपने बातों को रखना। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति के अंतर्गत 6 मूल स्वतंत्रताएं बताई गई है। यहाँ पर आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है और इसमें 6 मूल स्वतंत्रता बताया गया है। जैसे पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है एकत्र होने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर है स्वतंत्र रूप से भारत में घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर बसने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति के अंतर्गत, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, अगर वो संविधान के मतलब कि अगर वो किसी के खिलाफ ना हो तभी, ठीक है। एकत्र हो सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं, सभा में बात कर सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता है,
स्वतंत्र रूप से भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। अगर आप एक जगह पर रह के काम नहीं कर पा रहे अपना, तो आप टीम बना करके, मतलब सभा बना करके आप पूरे भारत में घूम के किसी के लिए, अगर मान लीजिए कोई सरकार है, अगर वो आपके हित में काम नहीं कर रहा, आपके विरोध में काम कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनके लिए सभा निकालेंगे, बातचीत करेंगे। अगर एक आदमी से बात नहीं होता तो आप समिति बनाएंगे, समिति से थोड़ा सा बड़ा करेंगे आप। अगर बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो एक समूह बन जाएगा, और समूह से अगर एक जगह पर सरकार से बात करते हैं, फिर भी अगर वो आपके बातों को नहीं मानता है, तो आप क्या करेंगे, पूरे देश के और लोगों को जोड़ेंगे, और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। देश के लोगों को आप जब जोड़ेंगे तो पूरे भारत में घूमेंगे। तो वही सब बोला जा रहा है, पूरे भारत में आप घूम सकते हैं और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दिया गया है। मतलब आप अगर चाहे तो कहीं भी बस के आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत है, स्वतंत्रता के अंतर्गत। जो मौलिक अधिकार का दूसरा भाग है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति का जो अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें दी गई है। आगे हम लोग देखते हैं 20 अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 20 कहा गया कि दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा देने का बात कहा गया आत्म दोषारोपण की सुरक्षा, आत्म दोषारोपण से सुरक्षा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, तो अपराध के समय का कानून लागू होगा। मतलब जिस समय आपने अपराध किया उस समय का कानून लागू होगा। जैसे आज 2025 चल रहा है, या फिर डेट अब बात कर सकते हैं, डेट आज का 24 तारीख है, ठीक है। तो 24 तारीख के डेट में आज जो कानून है 2025 24 मार्च 2025 को आज जो कानून लागू है देश में, आज अगर कोई अपराध करता है, कुछ भी अपराध करता है, तो अगर 10 साल के बाद भी उसको सजा सुनाया जाएगा, तब भी वो सजा आज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मतलब आज के जो कानून है उसी के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, तो अपराध के समय का कानून लागू होगा। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया वो है एक अपराध की एक सजा होगी। मतलब एक बार जो सजा अपराध किया उसका सजा एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो लिखा है कि खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे कि खुद के लिए गवाही दे दे कि हाँ मैंने ये अपराध किया, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। खुद के लिए गवाही मान्य नहीं होता है। तो ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 21 को हम लोग समझते हैं। क्या लिखा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। उसी में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का बात कहा गया किसमें, अनुच्छेद 21A में। ये जो आप देख रहे हैं 21A में, वो पहले अनुच्छेद 45 में था, बाद में उसको अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में बाद में इसको लाया गया था। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा, गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा का बात कहा गया अनुच्छेद 22 में। आगे जो अगला पॉइंट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो बात किया गया वो अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह अधिकार नागरिकों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाता है, यह अधिकार नागरिकों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाता है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। मानव तस्करी का मतलब तो जानते हैं, और जबरन श्रम मतलब कोई भी जबरदस्ती आप पे शोषण नहीं कर सकता, काम नहीं करवा सकता, गुलामी नहीं करवा सकता, ठीक है। दास प्रथा का अंत हो गया, ठीक है। आगे जो अनुच्छेद 24 है उसके अनुसार क्या कहा गया, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध। जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, जो बच्चे हैं, उनको खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब उसको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। अपने घर में वो काम कर सकता है, पर किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी जो खतरनाक कार्य है उसको नहीं कर सकता वो। इस तरह से बताया गया है अनुच्छेद 24 में। चौथा जो पॉइंट है वो है, चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें बात किया गया है, सभी को हम लोग जानेंगे। लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यह अधिकार सभी नागरिकों को धर्म संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या कहा जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यह अधिकार सभी नागरिकों को धर्म संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या क्या, उसको हम लोग समझते हैं अनुच्छेद के अनुसार से। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो आप चाहे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को फैला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ये अधिकार कौन देता है, तो अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने की स्वतंत्रता।
आप किसी संस्था को संचालित कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने की स्वतंत्रता दिया जाता है अनुच्छेद 26 में। आगे समझते हैं अनुच्छेद 27 को। तो किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा कर लगाने पर रोक। कोई भी अगर धर्म को बढ़ावा देने के लिए रखा गया धन हो, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा और शिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रावधान। कोई भी राज्य या फिर देश हो, वो किसी भी मतलब धर्म के लिए झुका हुआ नहीं होगा। वो किसी भी धर्म के लिए अपने तरफ से स्कूल नहीं खोल सकता, वो सिखा नहीं सकता। इस तरह से बात किया गया है। धार्मिक शिक्षा और शिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। आप चाहे तो अपने लिए मतलब कोई भी अपने धर्म के प्रचार के लिए आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन सरकार ये सब काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कुछ कहा गया है, आप अपने से कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 28 में कहा गया। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे 5वां नंबर, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 29 से 30 तक कहा गया है। इसमें लिखा गया कि यह अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए अनुमति देता है। ये जो 29-30 है, इसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बात किया गया है। अल्पसंख्यकों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। यह अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 29 और 30 में ये कहा गया है। ठीक है, समझते हैं अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जो भाषा है या फिर उनका जो संस्कृति है, उनका लिपि संस्कृति को सुरक्षा करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? तो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक हैं वो चाहे तो अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बचाने के लिए शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है, और उनको संचालित कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है, अल्पसंख्यकों को। और छठा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार छठा जो है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वहाँ पर 30 बताया, 29-30 और सीधा यहाँ पर 32। तो अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था। तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, क्योंकि उसको समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग अब अनुच्छेद 31 को नहीं पढ़ते हैं, सीधा अनुच्छेद 32 को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि यह मौलिक अधिकारों को लागू कराने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों को लागू कराने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। इसके तहत नागरिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो वो इसी के अंतर्गत जा सकते हैं। जो आपका मौलिक अधिकार छठा दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत आप न्यायालय में जा सकते हैं। और इसीलिए ये जो अनुच्छेद 32 है या फिर जो मौलिक अधिकार का छठा भाग है, इसको मौलिक अधिकार की आत्मा कहा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का आत्मा कहा गया है। आगे हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्या लिखा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार का किसी प्रकार से अगर उल्लंघन होता है तो इस स्थिति में वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकता है। और उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 कहता है कि अगर आपके साथ सेम वही काम होता है, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अब ये रीट क्या होता है उसको समझिए। रीट होता है कानून जो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तब। ठीक है, तो रीट एक कानून होता है जो न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रीट्स। अब जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए न्यायालय क्या क्या रीट जारी कर सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखा है संविधान में 5 प्रकार के रीट्स का प्रावधान किया गया है। और संविधान में जो है 5 प्रकार के रीट्स का प्रावधान किया गया, उसको हम लोग पांचों को यहाँ पर देखेंगे। रीट्स क्या होता है? रीट्स होता है कानून जो न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन के बाद जारी किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं पांचों के पांचों को। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया तो उसे रिहा करने के लिए, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो तो उसे रिहा कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। ये रीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कौन जारी करेगा? तो न्यायालय जारी करेगा। आगे लिखा है परमादेश।
किसी लोक अधिकारी को उनका संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य करने हेतु। क्या क्या कहा जा रहा है? पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो तो उसे रिहा कराने के लिए। लिखा है परमादेश, किसी लोक अधिकारी को उसका संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य करने हेतु। कोई भी जो सरकारी अधिकारी है उसका अगर सही से अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको पूरा कराने के लिए, उसको अच्छे से कराने के लिए वो बाध्य कर सकता है वो सरकारी अधिकारी को। ठीक है, कौन? न्यायालय, परमादेश के आधार पर। तीसरा जो रीट है वो है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। इसमें कहा गया कि निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। जो निचला अधिकार है, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जो निचला अधिकार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसको अधिकार दे सकता है कि अगर ये काम आपके बस का नहीं है तो आप हमें सौंप दें। ये कह सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है। तो वही लिखा गया कि निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। मतलब अगर वो उसके बस का काम नहीं है तो वो अपने काम को सुप्रीम कोर्ट में सौंप दे, ये कहने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। ये रीट जारी कर सकता है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ, चौथा जो रीट्स है वो है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने के लिए। मतलब कोई भी निचली न्यायालय जो है वो अगर कोई आदेश देता है और फिर आप अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, अगर वो सही रहा तो वो निचली अदालत के द्वारा जो दिया गया फैसला था वो उसको निरस्त कर सकता है। और पांचवा जो है, पांचवा क्या है? पांचवा उत्प्रेषण। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से बैठा हो तो उसे हटाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पर अवैध रूप से बैठा हो तो उसको हटाने के लिए उत्प्रेषण होता है। ये रीट है। ठीक है, जो न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये पांचों का पांचों। तो ये कुछ रीट्स हो गए जो न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके बाद एक निष्कर्ष को आप समझिए। निष्कर्ष में लिखा है कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार न केवल नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं बल्कि सरकार के शक्ति दुरुपयोग को भी रोकते हैं। भारतीय संविधान में इन अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। आप चाहे तो इसको खुद से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपने जो सुन पाया या फिर आपने जो समझा उसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। एक बात और, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही में अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम एक सीरीज लाने वाले हैं जहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देखेंगे, सारे को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को मात्र 29 रुपये में आप चाहे तो चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं मात्र 29 रुपये में। ठीक है, 1 रुपये से भी कम प्रतिदिन मात्र 29 रुपये आप चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप पूरे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का सारा कोर्स कर पाएंगे। सारा सीरीज का जो भी वीडियो आएगा उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।